आज के इस YouTube सत्र में सभी का स्वागत है। हम सर्वेंद्र माइक म्यूट करिए अपना। आज के इस YouTube सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालयों को कौशल केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। उसी कड़ी में लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में सबसे प्रथम चरण में अगर हम बात करें तो 1772 विद्यालयों में लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम संचालित किया जाना है। उसके लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं। विद्यालयों को धनराशि प्रेषित कर दी गई है। लैब टूल्स के संबंध में जेम पोर्टल पर जो वेंडर हैं वो अपना सप्लाई अप्रैल माह से शुरू कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैं माधव तिवारी सर से अनुरोध करूंगा कि आज के इस YouTube सत्र की शुरुआत करें। माधव सर। धन्यवाद रंजित जी। आज के इस YouTube सत्र में जुड़े हुए सभी प्रतिभागी अध्यापकगण, डीसीज, खंड शिक्षा अधिकारी, बीएसएस और जो भी प्रतिभागी जुड़े हैं सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार है। आज का यह सत्र बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 1-1.5 सालों से जिस एक कार्यक्रम की आप चर्चा सुनते रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम, उसके संबंध में संभवतः यह पहला YouTube सत्र है जिसके माध्यम से प्रथम चरण में जिन विद्यालयों में हम ये कार्यक्रम लेकर के जा रहे हैं, पूरे प्रदेश के 1772 विद्यालय प्रथम चरण में चयनित हुए हैं। उन सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक और विज्ञान अध्यापक को आज के इस सत्र के माध्यम से एक ओरिएंटेशन किया जाना है ताकि वो जाने कि ये कार्यक्रम है क्या। इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब ये देखा गया कि हमारे बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में पढ़ाई के जो परंपरागत तरीके हैं कि बच्चे विद्यालय में आएंगे, अध्यापक उनको पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी, अध्यापक उन पाठ्य पुस्तकों से पाठ पढ़ाएंगे, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे, वर्कबुक में बच्चे अभ्यास करेंगे, ये जो पारंपरिक तरीके हमारे चलते रहे, इनसे जब ये देखा गया कि ये हमारे विद्यालयों में ड्रॉप आउट की स्थिति रोकने में बहुत कारगर नहीं हो पा रहे हैं, ड्रॉप आउट की रेट को हम अपेक्षित रूप से कम नहीं कर पा रहे हैं, या बच्चों की जो अनुपस्थिति है उसको कम करने में हम बहुत सफल नहीं हो पा रहे हैं, या बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ाने में हम बहुत सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो समय समय पे इस तरह की चर्चाएं होती रही, इस तरह के प्रयास होते रहे हैं कि पढ़ाई के तौर तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए जिससे बच्चे अधिक से अधिक इससे जुड़ सके, आकर्षित हो पढ़ाई के प्रति, बच्चों में एक रुझान पैदा हो पढ़ाई के प्रति। और इसके लिए समय समय पर खेल खेल में पढ़ाई या आओ करके सीखे, इस तरह की एक्टिविटी तमाम कई बार चलती रही है। उसी कड़ी में इस बार ये प्रयास हुआ कि 2 चीजें हैं। एक तो नई शिक्षा नीति जो कहती है कि आगे चल के सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के स्तर पे हमें स्किलिंग को बढ़ावा देना है। हमारे देश में कुशल मानव श्रम की, स्किल्ड मैन पावर की कमी है, उसको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा फोकस है स्किलिंग के ऊपर। तो एक तो ये प्रयास था कि क्यों ना हम प्राइमरी स्तर पर ही बच्चों में कुछ ऐसा रुझान, बच्चों की में ऐसी अभिरुचि को विकसित करने का प्रयास करें कि जब वो एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा करके
सेकेंडरी में या हायर सेकेंडरी में या फिर आगे जाएं, तो उनमें कौशल के प्रति, स्किल के प्रति एक रुचि रहे, उसमें वो बेहतर कर सकें, उनकी समझ अच्छी बढ़े। दूसरी चीज कि जो विद्यालयी पाठ्यक्रम के हमारे जो परंपरागत तौर तरीके हैं, विद्यालयी पठन पाठन के जो परंपरागत तौर तरीके हैं, उनमें भी कुछ ऐसा बदलाव किया जाए कि बच्चे गतिविधियों के माध्यम से सीखें और उसके प्रति उनमें आकर्षण बढ़े। इन चीजों को लेकर के पहले चरण में 60 विद्यालयों में, प्रदेश के 60 विद्यालयों में 15 जनपदों के 4-4 विद्यालय चयनित हुए और 60 विद्यालयों में एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया। पायलट प्रोजेक्ट का परिणाम बहुत ही उत्साहजनक रहा। देखा गया कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, बच्चों का ड्रॉप आउट कम हुआ और बच्चों ने खास करके मैथ और साइंस में बहुत ही अच्छी लर्निंग अचीवमेंट उनकी रही। ये चीज जब सामने आई तो उसे देख करके ये हुआ कि धीरे धीरे हम चरणबद्ध रूप से हमारे जितने भी अपर प्राइमरी स्कूल हैं उनमें इस कार्यक्रम को हम ले जाएंगे। और उसी क्रम में पहले चरण में 1772 कुल हमारे विकासखंड 886 हैं। प्रत्येक विकासखंड से 2 विद्यालय कम से कम रख करके और प्रथम चरण में प्रत्येक विकासखंड के 2 विद्यालयों का चयन करते हुए कुल 1772 विद्यालयों में इस कार्यक्रम को लाने की योजना बनी और भारत सरकार से स्वीकृति भी प्राप्त हुई। तो ये कार्यक्रम है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि वास्तव में जो हमारे अपर प्राइमरी स्तर के मैथ और साइंस का सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को हम लोगों ने, या जो टीम है हमारी इस लर्निंग बाय डूइंग के में काम कर रही है, उस टीम ने स्किल के, कौशल विकास के, स्किल डेवलपमेंट के 4 ट्रेड्स लिए। पहला ट्रेड एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, दूसरा ट्रेड इंजीनियरिंग, तीसरा ट्रेड लिया उन्होंने इलेक्ट्रिकल्स और चौथा लिया होम एंड हेल्थ केयर। ये 4 स्किल के ट्रेड लिए गए। इन ट्रेड में बहुत सारे, हर ट्रेड में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, काम करने होते हैं। उन एक्टिविटियों को चयनित किया गया, चिन्हित किया गया और ये देखा गया कि कौन सी एक्टिविटी हमारे जो 6 से 8 तक के विज्ञान और गणित के पाठ्यक्रम हैं, उन पाठ्यक्रमों को सिखाने में सक्षम है। यानी उस पाठ्यक्रम को उस स्किल के गतिविधि से मैप किया गया, उनको अलाइन किया गया और इस प्रकार से कुल 4 ट्रेडों में लगभग 60 गतिविधियां यहाँ पे लखनऊ में अध्यापकों को बुला के वर्कशॉप किया गया और कुल 60 गतिविधियां ऐसी चिन्हित की गई उस वर्कशॉप के माध्यम से, जिन गतिविधियों को करते हुए बच्चे कक्षा 6 से 8 तक के विज्ञान और गणित के पाठ्यक्रम को पूरा कर लेंगे। अगर वो गतिविधियां अध्यापकों के साथ बच्चे कर ले तो गणित को बहुत ही बेहतर तरीके से, विज्ञान को के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही बेहतर तरीके से सीख लेंगे, समझ लेंगे और अलग से उन्हें रटने की या बताने की, चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो करके देखे रहेंगे। इसलिए उसमें आसानी से वो बच्चों में आत्मसात होता जाएगा। इस पे अभी आगे हमारे साथ बहुत ही विद्वान लोग जुड़े हुए हैं जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा को बनाए हैं और कार्यक्रम का पायलट भी सफलतापूर्वक किए हैं। वो लोग डिटेल में इस चीज को बताएंगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इससे विद्यालयों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को हमें मिल सकता है। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि ये हमारे विद्यालयों की जो दशा है, खास करके अपर प्राइमरी स्कूल की, उनके लिए गेम चेंजर साबित होगा अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल गया तो। क्योंकि इसमें छोटी छोटी खेती बाड़ी की गतिविधि हुई, इलेक्ट्रिकल की गतिविधि हुई, इंजीनियरिंग सामान बनाने की गतिविधि हुई, या होम साइंस घर में बनने वाले या दुकानों में, मिठाई की दुकानों पे बनने वाले सामान बनाने की गतिविधियां हैं। इसमें विज्ञान के किस सिद्धांत का प्रयोग हुआ है, कौन से मटेरियल लगे हैं, कैसे हुआ है, उन सारी चीजों को करते हुए प्रैक्टिकली बच्चों के साथ करना है और करना भी है और साथ ही साथ उसके पीछे जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को बच्चों को समझाना है और समझना भी है। तो ये बहुत ही नायाब तरीका होगा विज्ञान और गणित को सीखने और समझने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जो हमारे ड्रॉप आउट हैं, जो बच्चे भागते हैं या जो
हमारे अधिकांश विद्यालय चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में है, लोग कहते हैं कि इससे करके मिले क्या क्या हमें, हर व्यक्ति को नौकरी तो मिल नहीं सकती है। तो जाहिर सी बात है कि इस स्किल के करने के बाद बच्चों में एक इस तरह का रुझान पैदा होगा कि आगे चल करके वो बेहतर तरीके से इस स्किलिंग को और भी निखार सकते हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे इसमें मैकेनिक्स बन सकते हैं, अच्छे इलेक्ट्रिशियंस बन सकते हैं। तमाम तरह के उनके लिए आगे चल के व्यवसायों के द्वार खुलेंगे उनके लिए। इसी क्रम में आज का ये ओरिएंटेशन शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम में प्रत्येक विद्यालय के लिए 5 लाख रुपए का बजट अप्रूव हुआ है, बहुत बड़ा बजट है। इसके तहत हमने जिन विद्यालयों को चुना है, एक निर्देश भी यहां से गए हैं कि देख लिया जाए कि उन विद्यालयों में एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष स्पेयर में हो, जहां पे इस कार्यक्रम के लिए, इस लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के लिए लैब सेटअप किया जा सके, बिजली की व्यवस्था हो वहां पे, कंपोजिट ग्रांट से उसकी रंगाई पुताई मरम्मत आदि कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। अब इसमें उस कमरे में जो लैब सेटअप होना है, जो सामान रखे जाने हैं, उस उन सामानों के लिए यहाँ राज्य स्तर पे टेंडर करके वर्क ऑर्डर दिया गया है और बहुत जल्द वो तैयारी में है, सामान सप्लाई शुरू होने वाली है। उन स्कूलों में वो सामान पहुंचना शुरू होगा, वेंडर वहां सामान पहुंचाएंगे और उस कमरे में लैब सेटअप करेंगे। उसमें क्या क्या सामान होंगे, उन सामानों का क्या उपयोग करना है, उस लैब को कैसे सेटअप कराना है, इसमें हमारे उन विद्यालयों के जो अध्यापक गण हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्योंकि वहां पे जब सामान पहुंचेगा तो अध्यापक ही पहला व्यक्ति होगा जो उस चीज को देखेगा, रिसीव करेगा, रखवाएगा। तो उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या सामान है, किस काम के लिए है और किस सामान को कैसे रखा जाना है। इन तमाम बातों पे हमारे जो आज के पैनलिस्ट लोग जुड़े हुए हैं, डिटेल में आपको बताएंगे, समझाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ये जो हमारा बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, इसमें बताई जाने वाली हर बात को बड़े ही गंभीरता पूर्वक, बड़े ध्यान से, बड़े मनोयोग से सभी लोग सुनेंगे, समझेंगे और उसके हिसाब से जब विद्यालय में सामग्री पहुंचेगी तो सामग्री का रख रखाव सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अगर कोई बात क्लियर नहीं हो पाती है आज के सत्र में, तो पुनः हम फिर से जुड़ेंगे आपसे, फिर से बात करेंगे। हो सकता है कि हम आज तो ये यूट्यूब सेशन है, हम जल्द ही आपका इस पे प्रशिक्षण भी कराएंगे, ट्रेनिंग भी कराएंगे, 1 on 1। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में आपको भी मजा आएगा, आपके जो बच्चे हैं उनको भी मजा आएगा। हमारे साथ विज्ञान आश्रम से योगेश जी जुड़ चुके हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इन लोगों से सुने कि वो कार्यक्रम क्या है, कैसे करना है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट है, कौन कौन से मटेरियल है और कैसे लैब को सेटअप करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। इसी क्रम में अब एक आपको लर्निंग बाय डूइंग के तहत एक हम लघु फिल्म जो बनाई गई है उसको हम आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर, और जिससे आपको बहुत सारा ये आइडिया लग जाएगा कि क्या है इसमें। लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम जो है एलबीडी, ये उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में 60 विद्यालयों में समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, यूनिसेफ एवं विज्ञान आश्रम स्टार्स फोरम जो पुणे की संस्था है उनके द्वारा चलाया जाए। ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, बोर्ड है, इसको आप कट कर लो और कट करके फिर उसके बाद आप उससे डिजाइन पैड बनाना। और ये इस कॉन्सेप्ट के तहत शुरू किया गया है कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को
मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। अभी स्क्रीन भी दिख रही है मेरी अभी? जस्ट वांट टू चेक। मेरा स्क्रीन आ रहा है ना माधव जी? ओके। या हाँ, आ सब। रहा, आ रहा, आ रहा है। हाँ, सबको नमस्कार। लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम का, पाठ्यक्रम का क्या महत्व है और हम किस तरह से काम कर रहे हैं और करने वाले हैं, इसके बारे में आपका थोड़ा सा मैं आपको परिचय करवा दूं। पहले मैं विज्ञान आश्रम में काम करता हूं। हम पुणे के नजदीक महाराष्ट्र में विज्ञान आश्रम स्थित है। लेकिन 2011 से 2021 से हम लर्निंग बाय डूइंग प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश के स्कूलों में काम कर रहे हैं। जैसा कि माधव जी ने बताया, अ, लगभग 60 स्कूल 15 डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ अब ये लर्निंग बाय डूइंग प्रोग्राम चल रहा है। और अप्रैल 2022 से इस प्रोग्राम का सिलेबस, उसका मैनुअल, उसका सेटअप कैसे लगना चाहिए, उसके इंस्ट्रक्टर कौन होंगे, उसको किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए स्कूल में, खासकर यूपी के पाठ्यक्रम के अनुसार इसके ऊपर काम हुआ है। और अभी उत्तर प्रदेश में जो हमारी टीम है वो इस प्रोग्राम को मेंटर कर रही है, उसको साथ में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इस प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। उसके पहले पिछले एक महीने में, मैं पूरे 2-3 जो साल से प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन पिछले महीने में जो भी एक्टिविटीज इस 60 स्कूल में हुई है उसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि आपको आइडिया आ जाए कि ये प्रोग्राम किस तरह से चलता है। आप देख रहे हैं कि कुछ स्कूलों में बाम्बू से ड्रायर बनाया गया और जिसमें हरी सब्जी को सुखाया गया, लकड़ी का बक्सा बनाया गया, सोलर कुकर बनाए गए, और उसी तरह से जो सूखे पत्ते होते हैं, जो भी बायोमास है, एग्रो वेस्ट है, उसको कंपोस्ट का भी प्रोजेक्ट कुछ स्कूल में किया गया। आपने वीडियो में भी देखा कि जो ब्लाइंड पर्सन्स के लिए जो शूज बनाया गया था, कुछ स्कूलों ने उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है, सेंसर्स इन्वॉल्व है, वो एक्टिविटी कुछ स्कूल ने की गई। लगभग लगभग सभी स्कूलों में उनके दीवारों को सजाया गया, पेंटिंग की गई। जैसे आपको बुलंदशहर के कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिख रहे हैं कि जहां पेंटिंग की एक्टिविटी की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स, पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी अलग अलग सर्किट्स बच्चों ने बनाए, ग्रीटिंग्स कार्ड बनाए। तो ये हम पिछले एक महीने में अलग अलग स्कूल में ये हुआ। पुराने कपड़ों से रिसाइकल करके नई उपयोगी चीज बनाई गई। स्कूल को लगने वाले डस्टर कारपेंट्री सेक्शन में बनाए गए। फूड प्रोडक्ट की मदद से अलग अलग व्यंजन पदार्थ, खाद्य पदार्थ स्कूल में बनाए गए। तो इस तरह से लगभग 60 एक्टिविटीज आप अभी स्क्रीन में दिख रहे हैं कि वो कक्षा अनुसार, क्लास छठी में कौन सी, सातवीं में कौन सी, उसका हमने लिस्टिंग आउट किया कि कक्षा बच्चों की जो आयु है उसके अप्रोप्रिएट और उनका जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार, कि जैसे प्लास्टिक बोतल से खिलौने बनाना, किचन गार्डन बनाना, स्कूल में फर्स्ट एड करना, साइकिल और साइकिल का मेंटेनेंस करना, चिक्की बनाना, नींबू पानी बनाना,
ऐसी छोटी एक्टिविटी से लेके इलेक्ट्रॉनिक जैसे एक्टिविटी, दही लगाना, तो ये सब पाठ्यक्रम में ये एलबीटी के प्रोग्राम के अंतर्गत हमने इसको डिजाइन किया गया। जैसे क्लास 8 में आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, स्विमिंग टीचिंग है, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे पढ़े, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है उसको कम कैसे किए जाए, कारपेंट्री में जॉब कैसे बनाए। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज का शॉर्ट लिस्टिंग हमने इस 60 स्कूल में अभी उसका इम्प्लीमेंट किया। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे कर रहे हैं, ये एक्टिविटी कैसे करेंगे और ये पाठ्यक्रम के साथ कैसे जुड़ी हुई है। तो उदाहरण के लिए हम खिचड़ी बनाने की एक्टिविटी लेते हैं कि स्कूल में खिचड़ी बनाई। अब खिचड़ी बनाना इतनी सरल प्रक्रिया है कि उसमें सीखने जैसी कौन सी बात है, लेकिन जब आप खिचड़ी बनाएंगे तो हम बच्चों को पूछना है कि भाई आप सवाल पूछिए कि आप क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हो, उसकी प्रक्रिया क्या है, आप ऐसे ही क्यों बना रहे हो, दूसरी कौन सी गतिविधि से कैसे नहीं बना सकते, खिचड़ी बनाने के लिए कौन से उपकरणों की आवश्यकता है, प्रेशर कुकर हम क्यों यूज करते हैं, खाली बर्तन में खिचड़ी या राइस पकाने के लिए समय ज्यादा क्यों लगता है, हमारा देश इतना बड़ा है तो अलग अलग तरह से खिचड़ी बनाई जाती है। महाराष्ट्र की खिचड़ी अलग है, पश्चिम बंगाल की अलग है, बिरयानी अलग है तमिलनाडु की। तो इतने अलग अलग प्रकार के खिचड़ी के प्रकार हैं। पूरा ये समाज विज्ञान है। खिचड़ी का इतिहास भी है। इतिहास में कई जगह खिचड़ी आ जाती है, जैसे अकबर बीरबल की कहानी है उसमें खिचड़ी आ जाती है। अभी खिचड़ी पकाने के लिए आप कौन सा ईंधन यूज करोगे, कौन सा ईंधन, आप लकड़ी यूज कर सकते हो, आप एलपीजी यूज कर सकते हो, आप केरोसिन यूज कर सकते हो। हर तरह से खिचड़ी बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा। अगर हमारे घर में परिवार में 5 लोग हैं तो खिचड़ी बनाने के लिए कितना खर्च आएगा। अब आपको समझ में आएगा। ये सब सवाल जो है ये आपको अलग अलग विषयों की तरफ इशारा करते हैं, और ये सब हमारे पाठ्यक्रम से जुड़े हुए सब ये सवाल है या सब हमारे प्रिंसिपल्स है। आपने जो खिचड़ी बनाई उसका आप निबंध लिखिए उसके ऊपर, खिचड़ी में कौन से पोषक तत्व हैं। तो ये सब हमारे जो खिचड़ी की एक्टिविटी है उसमें सब इसको दिया गया है। तो क्लास 6ठी में बच्चे खिचड़ी बनाएंगे, क्लास 7वीं में बना सकते हैं, क्लास 8वीं में बना सकते हैं, ग्रेड 8 में भी। उसको सजाना है, उसको सर्व करना है, बर्तनों का सफाई करना है। तो ये सब सीखने वाली बात है। अगर प्रेशर कुकर का सिद्धांत, अलग अलग तरह के जो ईंधन है उनका ऊष्मीय मूल्य कितना है, उनका कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, लकड़ी के ऊपर ज्यादा समय क्यों लगता है, प्रेशर कुकर में कम क्यों लगता है, एलपीजी में कम क्यों लगता है, लेकिन किस में ज्यादा खर्चा आता है, कम खर्चा आता है। ये सब अनुभव लेने की प्रक्रिया है कि जो पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई है, अलग अलग विज्ञान के जो सिद्धांत है उससे सब जुड़ी हुई है। तो एलबीडी प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये जो अनुभव है ये और हमारे जो पाठ्यक्रम के टॉपिक्स हैं इनका समन्वय हो जाए, उनको इंटीग्रेट किया जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा अनुभव के आधार पर मिले। अभी आपको जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, तो इस तरह का हमने आपका जो सिलेबस है, मुझे माफ करें कि ये इंग्लिश में लिखा गया है क्योंकि मैंने अभी जो एनसीईआरटी का सिलेबस बन रहा है उसको मैंने संदर्भ रेफरेंस लिया हुआ है। तो जो टॉपिक्स है ग्रेड 6 के, ग्रेड 7 के, ग्रेड 8 के, हर टॉपिक के लिए कौन सी एक्टिविटी होंगी, कौन सा काम होगा। तो जो भी एलबीडी में जो भी बच्चों से काम करवाए जाएंगे या बच्चों जो एक्टिविटी बनाएंगे, जैसे मान लो कि पदार्थ अपने जो से चेंजेस अराउंड अस, हमारे आजू बाजू जो बदलाव आते हैं, इस तरह का जो टॉपिक है, तो जैसे दही बनाना, ये एक्टिविटी, तो ये चेंजेस अराउंड अस में आ जाती है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, डीशेलिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, गार्बेज का प्रोसेस करना कंपोस्टिंग में, फाइबर टू फैब्रिक, ये भी हमारा पाठ्यक्रम का एक चैप्टर है। उसमें सिंपल स्टिचेस, एम्ब्रॉयडरी,
तो ये सब जैसे छठी कक्षा का मैंने दिखाया, तो एसिड, बेसेस, सॉल्ट्स ये 7वीं कक्षा में है। तो पिकल बनाना, सॉइल टेस्टिंग करना, लिटमस टेस्ट से सॉइल को टेस्ट करना, इस तरह की एक्टिविटी हमारी 7वीं कक्षा के सिलेबस की भाग हो सकती है। सिमिलरली 8वीं कक्षा में जाएंगे तो 8वीं कक्षा में भी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल है, मटेरियल्स है, इंजीनियरिंग है, वुड वर्किंग है। तो ये सब हमारे पाठ्यक्रम के टॉपिक्स हैं। चलिए अभी एक उदाहरण मैं और स्पष्टता के लिए दे बताता हूं कि साइकिल रिपेयर करना और मेंटेनेंस करना। अभी साइकिल रिपेयर करने से ये भी कौन सी भी कक्षा में आप ले सकते हैं। तो साइकिल के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग पुर्जे, जैसे ब्रेक्स है, व्हील्स है, बेरिंग्स है, तो उसमें हमें काफी घर्षण है, बच्चों को सिखा सकते हैं। एयर प्रेशर है, हमारे जो सिंपल मशीन्स हैं, लीवर है, पुली है, गियर है, स्लोप है, तो ये सब हम सिंपल मशीन बच्चों को साइकिल के मेंटेनेंस के द्वारा, साइकिल के रखरखाव को जब हम उनको सिखाएंगे उसके द्वारा हम सिखा सकते हैं। बाइसिकल का हिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो हिस्ट्री का टॉपिक है। बाइसिकल के बारे में बच्चों को आप कविता लिखने को बोल सकते हैं, काफी किताबों में है, उसके ऊपर काफी लिटरेचर है अवेलेबल। जैसे मैंने एक कविता जो बच्चों ने बनाई है स्कूल में, वो मैंने आपको यहाँ डिस्प्ले की हुई है। ये तो लैंग्वेज का पार्ट हो गया। तो साइकिल हमने तो बनाना सीखा, साइकिल को मेंटेन करना सीखा, उसके साथ में हमने जो अनुभव लिया उसको हम एक्सप्रेस करने लगे। तो ये सिर्फ साइंस वाली एक्टिविटी है, मैथ्स वाली एक्टिविटी ऐसा नहीं है, ये तो उतनी ही लैंग्वेज की है, उतनी ही हिस्ट्री की है। तो ये सब विषयों का समावेश हमारे इस एक्टिविटी में हो जाता है। और एक उदाहरण देता हूं एग्रीकल्चर का, नर्सरी बनाने का। लगभग सभी ये 60 स्कूलों में नर्सरी बन गई है और आपके भी स्कूल में बनने वाली है अगले साल में। नर्सरी बनाने में क्या है भाई, आपको जमीन तैयार करनी है, उसको मार्किंग करना है। ये तो पूरा मैथमेटिक्स आ गया, ज्योमेट्री आ गया, कितने पौधे लगाने हैं, उसको सॉइल को करने के बाद सॉइल टेस्टिंग करना है, फिर जो बीज है उसकी प्रक्रिया करनी है, बीज प्रक्रिया करके उसको हमें बोना है, बोने के बाद प्लांट तैयार हो जाएंगे। कितना समय लगता है उसको ग्रोथ होने के लिए, उसमें वीड्स क्यों आती है, जो तन आते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, प्लांट्स को पेस्ट कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके लिए जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है जैसे जीवामृत है, नीमर्क है, वो कैसे तैयार किया जाए। और फिर बाद में इसका हिसाब रखना, हमें एग्रीकल्चर का जैसे मान लो एक फसल लेने में, बैंगन का एक सब्जी लेने में कितना खर्चा आया, मिर्ची लेने में कितना खर्चा आया, ये सब हमारे पाठ्यक्रम का ही भाग है। सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को ये एक्टिविटी से, अनुभव के द्वारा उनको सिखाएं। तो जैसे अभी माधव जी कह रहे थे कि अभी 60 स्कूलों में तो हमने प्रोग्राम पिछले 3 साल से हम कर रहे हैं उसको पायलट के तौर पे, और अभी 1772 स्कूल में अभी हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं, अभी उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं। और इसका कारण ऐसा है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2023 का, इसमें इस प्रोग्राम के ऊपर काफी जोर दिया गया है। उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। अगर आप देखेंगे जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसने जो मिडिल स्टेज यानी छठी से 8वीं कक्षा के लिए उन्होंने कहा है कि बच्चों को एक्सपोजर टू वाइड रेंज ऑफ वर्क, कि काम के विश्व का बहुत बड़ा, उस बच्चों को वाइड रेंज हमें उनको एक्सपोजर देना है। और वो कह रहे हैं कि हर कक्षा में बच्चों ने कम से कम 3 प्रोजेक्ट अलग अलग विषय क्षेत्रों में, माधव सर ने 4 विषय क्षेत्र बनाए, एनसीएफ ने उनको तीनों में बांटा हुआ है, तो हर एक में उनको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बच्चों को बनाने हैं। तो ये एनसीएफ में कहा गया है। वो किस तरह के प्रकल्प होंगे मैं आपको बताता हूं।
तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने जो कहा हुआ है कि बच्चों को जो एक्टिविटी हमें देनी है, कि जो लिविंग फॉर्म में देनी है, कि बच्चे लाइव फॉर्म के साथ यानी खेती, एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं के बारे में उनके साथ काम करेंगे, उनके साथ अनुभव करेंगे, लाइव फॉर्म के साथ काम करेंगे। दूसरा, मशीन्स एंड मटेरियल, जो लाइव फॉर्म है उसको हम एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जो मशीन्स एंड मटेरियल, कि जहां हमारे एलबीडी में हमने इंजीनियरिंग और एनर्जी एनवायरनमेंट ऐसे नाम दिया था, तो मशीन्स एंड मटेरियल में अलग अलग टूल्स जैसे हैक्सॉ है, स्क्रू ड्राइवर है, अलग अलग स्पैनर्स है, उनको कैसे यूज करें, इलेक्ट्रिकल के गन है, सोल्डर गन है, ये मशीन्स और मटेरियल में आ जाएगा। ऐसे टूलों के साथ काम करना। ह्यूमन सर्विसेज में लोगों को सेवा कैसे दे, हमने कुछ खाद्य पदार्थ बनाए, बच्चों को खिचड़ी बनाई, उनको हमने सर्व किया, हमने कुछ सेवा दी, हमने बिक्री की, हमने ट्रेडिंग किया, हमने कौशल मेला लगाया, ये सब ह्यूमन सर्विसेज में है। हमारे सभी स्कूलों में, 60 स्कूलों में दिवाली के समय में स्टॉल लगाए गए, अलग अलग जो वस्तुएं बच्चों ने बनाई उनको सेल किया गया। तो ये कौशल मेला वाली जो एक्टिविटी है, ये भी एनसीएफ में बताई गई है। तो हम चाहते हैं कि ये तीनों लाइव फॉर्म जो है, लिविंग फॉर्म के साथ काम करना, मशीन्स एंड मेटल के साथ में काम करना, ह्यूमन सर्विस के काम करना, हमें ये ग्रेड 6 to 10 तक ये करना है, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्क, और एलबीडी में हम वही करने वाले हैं। उसके लिए पाठ्यक्रम में सीबीएसई ने 5 घंटे दिए भी है। जो एनसीएफ में जो टाइम टेबल दिया गया है उसके लिए अब समय उन्होंने अलॉकेट किया है कि इनको कितना समय देना चाहिए। हमने तो इसकी शुरुआत एलबीडी में सबसे पहले की है, लेकिन अभी अब सब स्कूल में हमें इस तरह से करनी पड़ेगी। तो जो 60 स्कूल में हम जब काम कर रहे थे, तो वहां के जो इंस्ट्रक्टर हैं, वहां के जो शिक्षक है, अध्यापक, प्रधान अध्यापक है, प्रिंसिपल है, उनको सबको मिला के हमने ना इसका डॉक्यूमेंटेशन किया। ये लर्निंग बाय डूइंग नाम की जो किताब हमने उसमें से प्रिंट की है। तो 60 एक्टिविटी का चयन किया गया और नई 60 एक्टिविटी अभी इस साल लोगों ने तैयार की, उसका रॉ मटेरियल तैयार हुआ है। शायद अगले साल में और 60 एक्टिविटीज, यानी पहले 60 और 60, ऐसे 120 एक्टिविटीज अलग अलग विषयों में आपके सामने आपके लिए उपलब्ध होंगी। तो इसमें कौन से कक्षा के लिए एक्टिविटी है, जैसे लकड़ी का कार्य की एक्टिविटी है, 7वीं और 8वीं के लिए है, उसके सिद्धांत कौन से हैं, उसके लिए कौन सी सामग्री लगने वाली है, कितना समय लगने वाला है, कितने कितने बच्चों को आप दे सकते हैं, ये पूरा इंफॉर्मेशन इसमें है। फिर उसका परिचय, बच्चों को हमें क्या इंट्रोड्यूस करना है, कौन सी एक्टिविटी बच्चों से कर सकते हैं हम, कि जैसे फोटो फ्रेम बनाना है, मोबाइल स्टैंड बनाना है, लिखने का पैड बनाना है, चाबी स्टैंड बनाना है, इस तरह का पूरा विवरण। और क्यूआर कोड में आप अगर स्कैन करेंगे तो आपको कुछ उसके वीडियोस भी मिलेंगे। तो ये किताब आपके पास रहेगी, तो इसको रेफरेंस लेके आप बच्चों से ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। कि बच्चों से क्या करना है, कहाँ ध्यान रखना है, सेफ्टी वाइज प्रिकॉशंस क्या रखनी है। आपको जो एक्टिविटी 6 से 8 कक्षा तक बताई गई है उसमें ध्यान रखा गया है कि जो टूल्स यूज किए जाएंगे वो मैनुअल होंगे। वो ऐसे टूल्स हैं कि जहां बच्चे खुद को या दूसरों को क्षति न पहुंचाएं, हमें सिर्फ उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से ध्यान दिया गया है, लेकिन हमें उसको सेफ्टी का खास ध्यान करना है। लेकिन वो सिंपल एक्टिविटी के जो हमारे घर में मिलते हैं वही औजार हमने उसको खासकर रिकमेंड किए गए हैं। अब ये आखिरी, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, कि ये नए शिक्षा नीति में इतना इतना स्ट्रेस क्यों दिया गया है लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर, पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाओ, टूल्स दे दो, ये सब हम क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना है कि दुनिया में क्या हो रहा है। माधव जी ने जिक्र किया कि बच्चे सीख तो जा रहे हैं, लेकिन जॉब कहाँ है। अरे भाई, जॉब तो वैसे ही खत्म हो रहे हैं। आप हमारे स्क्रीन पे देखेंगे जो चित्र लगाए गए हैं वो एक ड्राइवरलेस कार का है। बिना ड्राइवर की गाड़ी चला रहे हैं, ये गूगल कार बाजार में आ चुकी है। जो बीच वाला फोटोग्राफ है वो ड्रोन कुरियर का फोटोग्राफ है। तो जो हमारे यहाँ घर पे अभी कुरियर देने के लिए जो इंसान आते हैं, वो जॉब भी रहने वाले नहीं है। सिंगापुर में ड्रोन यूज किए जाते हैं वेटर के लिए, ऐसे होटल्स हैं।
तो वेटर की नौकरी भी कई बार कभी निकल जाने वाली है। तो इंसान को काफी जगह मशीन्स रिप्लेस कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है। आप सबने गूगल ट्रांसलेट यूज किया होगा, कि जो इंग्लिश का मराठी में, हिंदी में अनुवाद कर देता है। आपने कई न्यूज पढ़ी होगी कि कहा रोबोट्स करके टीचर्स भी आने लगे हैं। यहां तक कि डॉक्टर, आईबीएम ने एक डॉक्टर बनाया है, वो भी संगणक है, मशीन है, कि वो ह्यूमन डॉक्टर नहीं है। तो अगर ये सब चीजें हैं, तो बच्चों को हमें क्या सिखाना है? तो भाई बच्चों को हमें, भाई हमारे बच्चों को तो फ्यूचर में रहना है, वो तो भविष्य में रहने वाले हैं। तो हमें सिर्फ पारंपरिक जो कौशल है, ट्रेडिशनल स्किल्स है, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, मेमोराइजेशन, रटना, मेमोराइज करना, किसी सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, इससे काम तो नहीं चलने वाला आने वाले समय में, क्योंकि सब ये जॉब तो मशीन वाला लेने वाला है। रीडिंग का काम, राइटिंग का काम आपने देखा कि मशीन अच्छा कर रहा है। अर्थमेटिक कंप्यूटर कर सकता है, हमारा मोबाइल फोन कर सकता है। तो नए स्किल कौन से रहेंगे अगले जमाने में? तो इनको कहते हैं कि 21st सेंचुरी स्किल, कि जो है क्रिएटिविटी, सवाल पूछना, अच्छी इंफॉर्मेशन, सर्च फॉर द राइट इंफॉर्मेशन, इंटरनेट पे कहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको ढूंढना, टीम में काम करना, एक दूसरे की मदद करके काम करना, उसका दस्तावेजीकरण करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, दूसरों के बारे में सोचना, एम्पैथी। ये सब ह्यूमन के स्किल्स हैं, कि जो मशीन के पास नहीं है। जो आपको नए स्किल दिख रहे हैं येलो टेबल में, ये सिर्फ, ये स्किल्स ह्यूमंस के पास है, जो मशीन के पास नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अगर जॉब्स मशीन ले रहा है, तो हमें हमारे बच्चों को ये जो येलो वाला बॉक्स है उसमें बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और अगर हमें ये येलो बॉक्स बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ाना है, एम्पैथी बढ़ाना है, क्वेश्चनिंग स्किल्स बढ़ाना है, तो हमें बच्चों से हाथ से काम करवा लेना पड़ेगा। भाई हाथ से काम क्यों करवाना है, मैं इसमें अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन काफी रिसर्च अवेलेबल है, कि काफी साइंटिस्ट ने कहा गया है कि अगर बच्चों को आप हाथ से काम करवाओगे, तभी बच्चों के इंटेलिजेंस बढ़ेगा, उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। तो काफी उसके ऊपर रिसर्च किया गया है। तो हमें बच्चों से इसलिए लर्निंग बाय डूइंग करवाना है, ताकि हम 21st सेंचुरी के स्किल बच्चों में इंट्रोड्यूस कर पाए। तो इसलिए मैं आप सबसे सहकार्य की अपेक्षा करता हूं, कि ये प्रोग्राम और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए, और हमारे पूरे देश के सामने एक एग्जाम्पल रखने के लिए। क्योंकि आपका स्टेट पहला स्टेट है कि जिन्होंने 6ठी कक्षा से लर्निंग बाय डूइंग शुरू किया, कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी में अभिप्रेत है। और उतना ही नहीं, अभी एक उसका स्केल अप मॉडल कैसे हो, ये भी, उसकी भी पहल, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हो दिखाने की कोशिश अभी उत्तर प्रदेश शासन कर रहा है। मैं सभी शिक्षकों से प्रार्थना करूंगा कि आप हमें सहयोग दें, हम इसको अच्छी तरह से प्रोग्राम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करेंगे। धन्यवाद। हेलो। रंजित सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। सर्वप्रथम सभी गणमान्य व्यक्ति जी और माधव सर जी, रंजित सर जी, योगेश सर जी, और सभी जनपदों के जो बीओ सर है,
बीएसएस सर है, सभी को मेरा नमस्कार। अभी मेरा जो विषय है वो है लैब सेटअप और कौन से टूल्स रहेंगे उसके बारे में आपसे मैं बात करता हूँ। लगभग 3 सालों से मैं यहाँ पर स्टार्स फोरम की तरफ से 60 स्कूल जो है 15 जनपदों में उसका काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल हम जो है जैसे कि गतिविधि बताई कि किस तरह से गतिविधि है, योगेश सर ने बताया, और उसके लिए आवश्यक जो टूल्स होते हैं वो कौन से होने चाहिए, उसका लैब सेटअप कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। कि, अभी 4 विभाग है जैसे कि माधव सर जी ने बताया। कौन से 4 विभाग है उसमें से इंजीनियरिंग है, एनर्जी इन्वायरमेंट है, गार्डनिंग है, एग्रीकल्चर एंड गार्डनिंग, और होम एंड हेल्थ। ऐसे 4 विषय है जिसको हमें लेके चलाना है। अभी ये चारों विभाग के जो टूल्स है वो एक ही लैब में रहेंगे, तो उसका सेटअप कैसे होगा, वो कौन से टूल्स है। तो थोड़ा बेसिक टूल्स के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि वो कौन से टूल्स होने चाहिए। इसमें एनर्जी इन्वायरमेंट के जो टूल्स है वो लगभग 45 टूल्स होंगे। उसमें डिजिटल मल्टीमीटर होगा, जो वायर गेज होगा, मेजरिंग टेप है, अलग अलग प्रकार के जो प्लायर है वो है, वायर स्ट्रिपर है, स्क्रू सेट है, ग्लू गन है, सोल्डरिंग आयरन है, हैमर जो है, अलग अलग प्रकार के हैमर है, और साइड कटिंग प्लायर्स है। तो इस तरह के लगभग 45 प्रकार के जो टूल्स है वो एनर्जी इन्वायरमेंट के रहेंगे, जो गतिविधि के लिए हमें, इलेक्ट्रिकल गतिविधि के लिए हमें वो काम आएंगे। साथ ही इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में अलग अलग प्रकार के जो मैलेट है उसमें से एक एग्जांपल दिया यहाँ पर, प्लास्टिक का है। उसके साथ ही करवत है, जो कारपेंटरी का काम करने के लिए अलग अलग जो करवत होते हैं, तो वो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, इस तरह के वो टूल्स रहेंगे। सी क्लैंप्स है, स्पैनर के सेट रहेंगे अलग अलग प्रकार के। कंस्ट्रक्शन के लिए जो लगने वाले उसमें से करनी है। फाइल के जो अलग अलग प्रकार है वो फाइल भी रहेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया है फ्लैट फाइल। तो एक है मशीन वाइस है, आयरन प्लानर है। उसी के साथ साथ सीजल है, सनमाइका कटर है, हेक्सा है। इस प्रकार के इंजीनियरिंग के कुछ टूल्स रहेंगे। लगभग ये टूल्स है 63 टूल्स है। उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर के कुछ टूल्स है, एग्रीकल्चर की जो गतिविधि करेंगे बच्चे, तो उनके लिए फावड़ा है, कुल्हड़ है, टिकाव है, खुरपी है, स्नैप नैपसेक पंप है, मेजरिंग टेप है, खुदाई के लिए जो होता है लोहे का बार वो है, डिगिंग बार, वाटर कैन है पानी देने के लिए, असला है। इस तरह के कुछ एग्रीकल्चर के टूल्स होंगे। साथ ही ह्यूमन हेल्थ के कुछ टूल्स है यहाँ पर देखेंगे आप। जैसे कि ये बर्तन वगैरह रखने के लिए छोटा सा एक अलमारी होगा। साथ ही कुकिंग का जो स्पून का सेट है वो होगा। कुक मिक्सर है, मेजरिंग स्पून के अलग अलग जो प्रकार है वो है, कढ़ाई है, अलग अलग प्रकार के जो बर्तन है वो रहेंगे। चूल्हा रहेगा, गैस चूल्हा रहेगा। मेजरिंग के लिए वेट के लिए जो है वो रहेगा, डिजिटल मशीन। इस प्रकार के जो है चारों विभाग के टूल्स रहेंगे। एग्रीकल्चर होम एंड हेल्थ में लगभग 60 प्रकार के टूल्स रहेंगे। साथ ही सेटअप किस तरह का होगा, फिर सेटअप के लिए लगने वाले कौन से चीजें जो है लैब में रहेंगे, उसकी हम बात करते हैं। इसमें जो है वर्किंग टेबल 2 रहेंगे, जो 5 फीट के लंबाई के हैं लगभग। 2 वर्किंग टेबल रहेंगे, जो गतिविधि चलेगी इलेक्ट्रिकल की हो या इंजीनियरिंग की है, तो इसके लिए आवश्यक जो है 2 टेबल रहेंगे। साथ ही एक किचन टेबल होगा, जो 2 फीट उसकी लेंथ होगी, 4 फीट लेंथ होगी, 2 फीट विड्थ होगी। ये किचन टेबल होगा, फूड प्रोसेसिंग के काम के लिए काम आएगा। साथ ही बच्चों को बैठने के लिए जो स्टूल है वो लगभग 20 रहेंगे। कुछ टूल्स ऐसे हैं कि वो हमें इसमें अलमारी में रखने पड़ेंगे।
और रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें है वो बाहर हम डिस्प्ले करेंगे। इसके लिए हमें जो अलमारी है वो दो लगेगी। 60 फीट हाइट, 6 फीट हाइट की जो है एक अलमारी, और एक 3 फीट 4 फीट की जो है एक अलमारी, ऐसे दो अलमारी होंगे। सेफ्टी इक्विपमेंट इसमें क्या होगा तो उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि गतिविधि करते समय क्या क्या ध्यान में रखना है, किन किन चीजों का। तो उसके लिए कुछ सेफ्टी टूल्स भी होंगे। उसमें से हेलमेट होगा, गॉगल्स होंगे, हैंड ग्लव्स होंगे, शूज होंगे, एप्रॉन होंगे जो फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं उनके लिए। इलेक्ट्रिशियन के लिए जैसे इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स है, स्लीपर चप्पल जो है वो रहेगी, रबर मैट रहेगा, सैंड बकेट रहेगी। इस तरह के कुछ चीजें रहेगी सेफ्टी के लिए। अब लैब सेटअप किस तरह से होना चाहिए, लैब सेटअप में कैसा दिखेगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। ये लैब है इस तरह का। कानपुर का एक कुलगांव करके स्कूल है, कंपोजिट विद्यालय कुलगांव। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो टेबल है, वर्किंग टेबल है, स्टूल लगाए हैं। साथ में एक सामने आपको एक डिस्प्ले दिखेगा, बोर्ड डिस्प्ले किया हुआ। उसमें अलग अलग विभागों के टूल लगाए। तो उसमें जो एक तो इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल का है, और एग्रीकल्चर के कुछ स्टूल है वो आपको दिखेंगे। साथ ही बाजू में एक ह्यूमन हेल्थ का जो है किचन टेबल वो दिखेगा, और कुछ बर्तन रखे हैं। इस तरह का हमारा लैब दिखेगा। हमें अपेक्षित यही है कि इस तरह का लैब सेटअप होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ अलमारी देखिए, जो बड़ी अलमारी है तो उसमें कुछ जो रोजमर्रा के टूल्स नहीं लगेंगे वो वहां पर रखे जाएंगे। बाकी टूल जो रोज लगेंगे वो बाहर ऐसे डिस्प्ले किए जाएंगे। इस तरह का हमारा लैब सेटअप होगा। अभी मैं प्रशांत जी से बात मतलब आगे करने के लिए आमंत्रित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद शरद सर। मेरी आवाज आ रही है? आवाज ओके। आपकी काफी धीमे आ रही है। अभी जी आ रही बोलिए। है? हाँ हाँ। हाँ। तो श्री माधव सर, श्री रंजित सर, श्री योगेश सर, शरद सर, और आप सभी बीएसए साहब, डीसी साहब, बीओ साहब, और समस्त जुड़े हुए गणमान्य जो हमारे अध्यापक गण हैं, बहुत बहुत नमस्कार। मैं प्रशांत दुबे, लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम से आपको हमारे प्रोग्राम के तहत जैसे कि टूल्स के बारे में आपको परिचय कराया गया, गतिविधियों के बारे में परिचय कराया गया। अभी ये कार्यक्रम हमारा उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के 60 स्कूलों में चल रहा है, जिसमें बहुत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हुई हैं। इन गतिविधियों को करने के लिए जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसा कि शुरू में भी सर लोगों ने बताया, उसके ऊपर एक मैं छोटी सी चर्चा करना चाहूंगा आप सभी से। हमारी जो एलबीडी की लैब होगी, लर्निंग बाय डूइंग लैब, उसके लिए जो हमारी कम से कम जो आवश्यकता है कि आपका जो विद्यालय है उसमें लैब के लिए एक कक्ष 400 वर्ग फुट का उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि हमारे 4 सेक्शन के लैब हैं। हमारा एक आप कह सकते हैं कि जो टूल बोर्ड है हमारा, जिसके ऊपर टूल्स हैंग हुए, जैसा भी आपने फोटो देखी, हमारे 4 सेक्शन के जो टूल्स लगे, इंजीनियरिंग सेक्शन के थे, एनर्जी सेक्शन के थे, ह्यूमन हेल्थ के थे, और एग्रीकल्चर के थे। तो इस हेतु कमरे की आवश्यकता हमें बड़ी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो टेबल हैं कुछ 5-5 फीट के हैं। तो इस वजह से उनको देखते हुए कमरों की साइज अगर बड़ी होगी, और जो बच्चे आ रहे हैं अभी वो कितनी उनकी स्ट्रेंथ होगी, तो हर बच्चे को गतिविधि मिले, इस हेतु 400 वर्ग फीट का क्षेत्रफल का कक्ष हमें चाहिए होगा। आपके इस लैब में, इस कक्ष में लाइट की सुविधा पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर एनर्जी की गतिविधि कर रहे हैं उसमें, तो हम उस एनर्जी की गतिविधि करने में हम सोल्डरिंग आयरन का भी प्रयोग करेंगे, हम ड्रिल मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारे अनुदेशक होंगे, जो हमारे टीचर होंगे, जो इसका प्रशिक्षण देंगे। तो उसके लिए हमें लाइट की सुविधा चाहिए होगी। इसके साथ ही साथ हम जो कृषि की गतिविधि करते हैं, उस कृषि की गतिविधि को करने में जो भी हम उसमें गार्डनिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके लिए हमें पानी की प्रॉपर सुविधा, क्योंकि सिंचाई के लिए चाहिए होगा, तो इसकी भी व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। हमारे लैब में जो ह्यूमन हेल्थ की लैब है, उसमें कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिसमें कि हमें मिक्सर ग्राइंडर चलाने की आवश्यकता पड़ती है।
तो जो हमारा किचन का टेबल है, उस टेबल के पास में ही इस तरह से एक स्विच बोर्ड लगा होना चाहिए कि मिक्सी को हमें दूर न ले जाना पड़े। और चूंकि एनर्जी की जो गतिविधि करेंगे हम, अगर हमें सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करना है तो वो हमारे वर्किंग टेबल पे ही होना चाहिए, उसके पास में ही स्विच बोर्ड लगा होना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। प्लस कृषि बागवानी की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपके विद्यालय में प्रॉपर एक बागवानी हेतु जगह भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं गतिविधि के बारे में, हमने जान लिया कौन कौन से टूल्स हमारे इस्तेमाल होने वाले हैं, इसके बारे में भी हमने जान लिया। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें आती है सुरक्षा और उस गतिविधि की जो निगरानी है कैसे की जा सकती है, कैसे हमें उसको ध्यान देना है। क्या है कि कुछ ऐसी गतिविधियां भी हैं जिसमें कि हम जिन टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कि आरी है, हैक्सॉ वगैरह है, या हथौड़े हैं, या फिर फावड़े वगैरह है हमारे, तो ये कुछ धारदार भी चीजें होती हैं, जिससे कि कभी कभी क्या होता है किसी तरह से कुछ बच्चे को चोट न लग जाए। तो इस हेतु जो हमारे टीचर होंगे जो इस गतिविधि को करा रहे हैं, उनकी निगरानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि हमारा ये जो लैब है एलबीडी का, उसमें सबसे पहले साफ सफाई की विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पूरा हमारा लैब साफ सुथरा हो। जितने भी हमारे उपकरण हैं, जो भी टूल्स हैं, वो इस्तेमाल करने के बाद जब आपने गतिविधि कर लिया है, तो गतिविधि कर लेने के बाद जिस टूल को जहां से उठाया गया हो उसको वापस प्रॉपर उसी स्थान पर रख देना ही उचित होगा, ताकि बाद में अगर हमें गतिविधि दोबारा करनी है तो हमें उस सामान को इधर उधर ढूंढना ना पड़े या कहीं वो मिस ना हो जाए। कुछ गतिविधियां हो रही जिसमें अगर फॉर एग्जांपल हम चार्ट पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ और अदर सामान मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे हो रहे हैं उसकी भी साफ सफाई करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि हमारा जो लैब है वो साफ सुथरा रहे। जितनी भी गतिविधि ये बच्चे करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टूल्स थोड़े इस तरह के हैं कि बच्चे कभी कभी क्या होता है कि अगर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं टीचर, या किसी वजह से नजर थोड़ी बचा ली उन्होंने, तो कुछ वो अपने आप कहीं चोट ना लगा लें किसी भी टूल से। तो इसलिए शिक्षक की देख रेख में ही प्रॉपर गतिविधि हमारी होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको कि एनर्जी का अगर हम कुछ गतिविधि कर रहे हैं, कुछ हम सेंसर का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ हम स्मार्ट शूज या इस तरह की गतिविधि कोई करने जा रहे हैं जिसमें कि हमें सोल्डरिंग आयरन की जरूरत पड़ेगी या ड्रिल मशीन हमें चलानी है किसी वजह से, तो उस दौरान हमारे इन टूल्स के साथ साथ आपको सेफ्टी इक्विपमेंट में रबड़ की चप्पल मिली रहेगी या शूज होंगे, उसको पहन करके ही गतिविधि कराई जाए जिसमें कि बिजली का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही साथ आपके टूल्स के साथ मैट भी आएगा, एक रबड़ का मैट आप देखेंगे, वो मैट भी जो हमारी एनर्जी की वर्किंग टेबल होगी उसके नीचे वो मैट भी होनी चाहिए, जिसके ऊपर खड़े होकर बच्चे वो गतिविधि करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान देना है कि बिना सुरक्षा उपकरणों को पहने, जैसे अगर कुछ ईंट की दीवार का कार्य हो रहा है, बच्चे अगर कुछ ट्री गार्ड वगैरह है उसमें काम कर रहे हैं, कुछ मसाले बनाने हैं इस तरह के, तो इस या कुछ बांस की लकड़ियां हैं उन्हें काटने का कुछ वो कार्य कर रहे हैं, कुछ बांस का इस्तेमाल करके हुए कुछ वो बनाना चाह रहे हैं, तो उस दौरान उन बच्चों को बिना प्रॉपर सुरक्षा उपकरणों को पहने वो गतिविधि नहीं करनी है। जैसे अगर हेलमेट है या अगर वो कुछ काट रहे हैं, तो हो सकता है वो बैम्बू या बांस या लकड़ी की जो छिलन होती है वो उड़ के उनकी आंखों में जा सकती है, तो सेफ्टी गॉगल है, इसके लिए चश्मे हैं, उसको वो पहने, ग्लव्स पहने। तो इस तरह के सुरक्षा उपकरणों को पहन करके ही ये गतिविधि उन्हें करनी चाहिए। जो बहुत धारदार तेज उपकरण है बच्चों को उन्हें नहीं चलाने देना है, वो जो हमारे टीचर हैं जो अनुदेशक होंगे वही अपने निगरानी में खुद से स्वयं से इस काम को करेंगे, ताकि उन्हें किसी तरह की चोट ना आने पाए। तो ये कुछ सुरक्षा के हमारे मानक थे, सावधानियां थी जिसका हमें ध्यान देना था। भी कुछ ऐसी चीजें हैं, सारी गतिविधि और सारी जो भी पॉइंट है इससे जुड़े हुए, उन सबके बाद ये जो हमारी एलबीडी का हम जो काम कर रहे हैं, हर चीज का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना भी बहुत जरूरी होता है कि हम अगर अपने रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें आगे फिर कुछ चीजों को ढूंढना पड़ता है, मुश्किल हो जाती है जानकारी के लिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ पॉइंट मैंने इसमें डाले हैं कि हम किस तरह से अपनी एलबीडी की रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं। जैसे ये जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटी है, फॉर एग्जाम्पल अगर सोलर कुकर है या पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स है, या बच्चे कुछ वेस्ट मटेरियल से कोई चीज बना रहे हैं, या खिचड़ी बना रहे हैं, तो ये गतिविधि का प्लानिंग हमें पहले से कर लेना है कि हमें कौन सी गतिविधि कब कब करवानी है। तो इससे हमारे पास अगर प्लान रहेगा तो हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा कि अगली गतिविधि हम क्या कराएं।
अभी हम जिस तरह से करते हैं तो हम अपने यहाँ प्रॉपर पूरे महीने भर की गतिविधि के प्लानिंग कर लेते हैं कि आज हमें कुछ डस्टर बनाने हैं, कल हमें नोटिस बोर्ड बनाना है, परसों हमें एग्जाम पैड बनाना है। तो इस तरह से पहले से ही हम प्रॉपर एक प्लान, एक्टिविटी प्लान, गतिविधि का प्लान लेके चलते हैं और इसका एक रजिस्टर हमारा बना होता है जिसमें कि हम ये लिख के चलते हैं कि ये गतिविधि हमारी है। अगला एक रजिस्टर हमारे पास होता है हमारा असेट रजिस्टर, जिसके अंतर्गत जो हमारे पास टूल्स आए हुए हैं उन टूल्स को हमें रखना है, उनके नाम लिख करके, ताकि हमें ये पता चल सके कि कभी कोई टूल हमारा मिस तो नहीं हो गया गतिविधि करने में इस दौरान। तो एक असेट रजिस्टर हमारे पास जरूर होना चाहिए। अभी ये जो गतिविधि हम करेंगे, इस गतिविधि को करने में कुछ मटेरियल्स लगेंगे, तो उन मटेरियल्स की प्रॉपर एक रजिस्टर बननी चाहिए कि हाँ किस गतिविधि में क्या क्या मटेरियल हमारे इस्तेमाल हुए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर सोलर कुकर बनाना है तो उसमें अगर एक कार्टून बॉक्स लगा या फिर हमारी एल्युमिनियम की फॉइल लगी या ट्रांसपेरेंट शीट का इस्तेमाल हमने किया, तो ये हमें पहले से एक सामग्री का नियोजन करके चलना होता है। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, वो है हमारे खर्च का प्रबंधन। जो भी गतिविधि हम कर रहे हैं, जो भी गतिविधि हमने प्लान किया हुआ है, उस गतिविधि का एक हमें प्रॉपर खर्च कितना आएगा ये एस्टिमेट, अंदाजा लगा के चलना है। अगर हम ऐसे महीने भर का प्लान करके रखेंगे तो कभी आगे खर्च में, पैसों में किसी तरह की कोई शॉर्टेज नहीं होगी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आनी पाएगी। ये कुछ प्लान थे हमारी तरफ से। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि ये सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारी और रिकॉर्ड कीपिंग से जुड़ी हुई जानकारी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी और प्रशांत जी, योगेश जी, माधव सर। और मुझे उम्मीद है जितने भी हमारे समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त बीएसए और प्रधानाध्यापक जो भी विद्यालयों से जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी जैसे ही हमारा टूल्स की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी जनपदों में, हम तुरंत ही इसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग, क्योंकि इसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। एक पहले आपका ओरिएंटेशन हो गया, उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग कराना बहुत जरूरी है ताकि आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकें, कैसे गतिविधियां करना है, किस टूल्स का किस प्रकार से उपयोग करना है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार ट्रेनिंग हो गई और सभी एक्टिविटीज आप एक बार कर लें। एक बार में हो सकता है 2 या 4 एक्टिविटीज आप सीख पाएंगे। तो लगातार कंटिन्यूअस हम लोग आपके टच में रहेंगे, ताकि जैसे ये 4 एक्टिविटीज कर ले, उसके बाद 4 एक्टिविटी और कौन सी करानी है, उसके बाद फिर से या तो ऑनलाइन मोड या फिजिकल ट्रेनिंग। तो लगातार ये इस तरह का ट्रेनिंग का जो क्रम है वो हमारा जारी रहेगा। बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको हम वीडियो बनाकर भेजते रहें, कुछ एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बनाने की भी योजना है, ताकि हम जितने भी हमारे एलबीडी के विद्यालय हैं वहाँ के गणित और विज्ञान को जोड़ सकें, ताकि उनको एक्टिविटीज यहाँ से जो भी डायरेक्शंस वगैरह राज्य परियोजना कार्यालय से पहुंचेंगे वो आप लोगों को समय से मिलते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। रंजित जी, हेलो। रंजित जी, मेरी आवाज